नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि रूस ने की पाकिस्तान की बेइज्जती, भारत की तरह डिस्काउंट पर तेल देने से कर दिया इनकार, जिसके बाद बिलावल भुट्टो को लगी मिर्ची। दूसरी ब्रेकिंग न्यूज में जिक्र होगा कि घबराहट, खौफ और टेंशन में चीन की सेना, शी जिनपिंग ने अपनी फौज को बनाया मानसिक बीमार। तीसरी ब्रेकिंग न्यूज में जिक्र होगा कि चीन को लेकर राहुल गांधी के बयान पर एस जयशंकर का तंज, कहा LAC पर अब तक की सबसे बड़ी सैन्य तैनाती। चौथी ब्रेकिंग न्यूज में आपको बताएंगे कि देख ले दुनिया, पीएम मोदी की बात सुन पुतिन ने छोड़ा यूक्रेन पर परमाणु हमले का प्लान, अमेरिका ने भी इस बात को माना। और पांचवी ब्रेकिंग न्यूज में जिक्र होगा कि गूगल के CEO सुंदर पिचाई ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की मुलाकात और भारत की G20 अध्यक्षता पर जताई खुशी। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको विदेश की सेना और पीएम मोदी पर पूरा भरोसा है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक, लाल बटन को दबा के चैनल सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। रूस ने की पाकिस्तान की बेइज्जती, भारत की तरह डिस्काउंट पर तेल देने से कर दिया इनकार। जी हां दोस्तों, हर तरफ अपनी बेइज्जती कराने वाले पाकिस्तान को एक बार फिर मुंह की खानी पड़ी है। उसने 2 हफ्ते पहले ही देश में ऊर्जा की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए रूस से डिस्काउंट पर तेल खरीदने की बात कही थी, लेकिन अब इससे यू टर्न ले लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल जरदरी भुट्टो ने इस बात से साफ इनकार किया कि इस्लामाबाद रूस से रियायती दरों पर तेल का आयात करेगा। ये फैसला पाकिस्तान को मजबूरन लेना पड़ा, ना कि अपनी मर्जी से। दरअसल रूस ने पाकिस्तान को उस दर पर डिस्काउंट के साथ तेल बेचने से इनकार कर दिया है जिस दर पर वो भारत को बेच रहा है। और इस मामले में पाकिस्तान के पेट्रोलियम मंत्री मुसद्दिक मलिक ने कहा कि मैं जनता को रूस का दौरा कामयाब होने के लिए बधाई देता हूं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। घबराहट, खौफ और टेंशन में चीन की सेना, शी जिनपिंग ने अपनी फौज को मानसिक बीमार बना दिया। जी हां दोस्तों, चीनी सैनिकों को मानसिक स्वास्थ्य संकट का सामना करना पड़ रहा है और इसकी वजह वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत और दक्षिण चीन सागर और ताइवान पर अमेरिका के साथ बढ़ता तनाव है। बीते महीने पीपुल्स लिबरेशन आर्मी द्वारा प्रकाशित PLA डेली की रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया कि कुछ चीनी अधिकारी और सैनिक गहन युद्ध प्रशिक्षण में तनावग्रस्त पाए गए थे। और इस रिपोर्ट में यह जिक्र किया गया कि PLA सैनिकों को यह सीखने की जरूरत है कि युद्ध क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए दबाव से कैसे निपटा जाए। हांगकांग स्थित समाचार पत्र साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने सैनिकों को उनके काम के तनाव से निपटने और युद्ध में सामना करने में मदद करने के लिए परामर्श सेवाएं, नियमित मूल्यांकन और पाठ्यक्रम पेश किए हैं। भारतीय रक्षा और सुरक्षा प्रतिष्ठानों के सूत्रों ने बताया कि ये कुछ मानसिक संकट जैसा था। LAC पर चल रहे संकट के कारण चीनी सैनिकों को भारी तनाव का सामना करना पड़ रहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। चीन को लेकर राहुल गांधी के बयान पर एस जयशंकर का तंज, कहा LAC पर अब तक की सबसे बड़ी सैन्य तैनाती। जी हां दोस्तों, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान पर तंज कसा है। जयशंकर ने कहा कि भारतीय सेना राहुल गांधी के आदेश पर LAC पर नहीं है। इससे पहले राहुल गांधी ने कहा था कि सरकार सो रही है। इंडिया टुडे के एक कार्यक्रम में बोलते हुए जयशंकर ने कहा कि भारत ने चीनी तैनाती का मुकाबला करने के लिए LAC पर अब तक की सबसे बड़ी तैनाती कर रखी है, जिसे 2020 के बाद से बढ़ाया गया था। वहीं विदेश मंत्री जयशंकर ने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया कि सेना को LAC में एक तरफा परिवर्तन की किसी भी प्रयास का मुकाबला करने के लिए तैनात किया गया है, जो कि भारतीय सेना की प्रतिबद्धता है। अगर हम इनकार कर रहे थे तो सेना को वहां तैनात नहीं किया जाएगा। सीमा पर सैनिकों की बढ़ती संख्या को तैनात करने के भारत के रुख का बचाव करते हुए जयशंकर ने कहा कि भारत किसी भी देश को LAC की यथास्थिति को एक तरफा बदलने की अनुमति नहीं देगा। विदेश मंत्री की टिप्पणी ऐसे समय आई है जब दोनों देश अरुणाचल प्रदेश के तवांग में 9 दिसंबर की झड़प के बाद गतिरोध में लगे हुए हैं। और इस बीच राहुल गांधी ने पहले कहा था कि चीन युद्ध की तैयारी कर रहा है और भारत सरकार सो रही है। इससे पहले राहुल गांधी ने कहा कि मैं चीन के खतरे को बहुत स्पष्ट रूप से देख सकता हूं। मैं पिछले 2-3 साल से इस पर स्पष्ट हूं, लेकिन सरकार इसे छिपाने और नजरअंदाज करने की कोशिश कर रही है। इस खतरे को ना तो छुपाया जा सकता है और ना ही नजरअंदाज किया जा सकता है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। देख ले दुनिया, पीएम मोदी की बात सुन पुतिन ने छोड़ा यूक्रेन पर परमाणु हमले का प्लान, अमेरिका ने माना। जी हां दोस्तों, यूक्रेन मामले पर भारत की कूटनीतिक रणनीति को अमेरिका ने सराहा है। सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी यानी कि CIA प्रमुख बिल बर्न्स ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विचारों का रूस के फैसलों पर असर रहा है। बर्न्स के अनुसार पीएम मोदी ने बार बार परमाणु हथियारों के इस्तेमाल को लेकर चिंता जताई। मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की बातें
रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का मन बदलने में कामयाब रही। वंश ने पीबीएस को दिए इंटरव्यू में कहा कि मुझे लगता है कि शी जिनपिंग और भारत में प्रधानमंत्री मोदी ने परमाणु हथियारों के इस्तेमाल को लेकर चिंता जताई। मेरे हिसाब से उसका असर रूसियों पर पड़ा। उन्होंने ये भी कहा कि यूक्रेन युद्ध के दौरान परमाणु हथियारों के इस्तेमाल करने की रूस की योजना का कोई साफ सबूत नहीं दिखाई देता। भारत ने बार बार यूक्रेन युद्ध में परमाणु हथियार इस्तेमाल करने के खिलाफ आवाज उठाई और वो दोनों पक्षों से बातचीत और कूटनीति के लिए तनाव खत्म करने की अपील करता आया है। मोदी ने पुतिन के साथ कई बार बातचीत में भी युद्ध खत्म करने की अपील की। CIA चीफ का बयान मोदी के नेतृत्व में भारत की विदेश में बढ़ती साख पर मुहर लगाता है। ग्लोबल स्टेज पर भारत एक बड़े नेगोशिएटिंग पावर के रूप में उभर रहा है। अमेरिका ने पिछले कुछ महीने में कई मौकों पर यूक्रेन संघर्ष पर प्रधानमंत्री मोदी के रुख का स्वागत किया। 2 दिन पहले अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा कि पीएम मोदी ने जैसा कहा है हम उनकी बातों को वैसा ही मानेंगे और जब वो चीजें होंगी तो उन टिप्पणियों का स्वागत करेंगे। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। गूगल के CEO सुंदर पिचई ने पीएम नरेंद्र मोदी से की मुलाकात। भारत की G20 अध्यक्षता पर भी जताई खुशी। जी हाँ दोस्तों, गूगल के CEO सुंदर पिचई ने सोमवार को पीएम मोदी से मुलाकात की और सुंदर पिचई ने ट्विटर के जरिए मुलाकात की जानकारियां दी हैं। पिचई ने ट्वीट किया कि आज की शानदार मुलाकात के लिए धन्यवाद प्रधानमंत्री मोदी। आपके नेतृत्व में तकनीकी परिवर्तन की तीव्र गति को देखकर प्रेरणा मिलती है। हमारी मजबूत साझेदारी को जारी रखने और सभी के लिए काम करने वाले एक खुले कनेक्टेड इंटरनेट को आगे बढ़ाने के लिए भारत की G20 अध्यक्षता का समर्थन करने के लिए हम तत्पर हैं। इसी के साथ आपको बता दें दोस्तों कि टेक जायंट कंपनी गूगल ने अपने गूगल फॉर इंडिया 2022 इवेंट की शुरुआत की और इस इवेंट को सोमवार दोपहर 12 बजे शुरू किया गया। सोमवार को गूगल फॉर इंडिया इवेंट में सुंदर पिचाई और सूचना एवं तकनीक मंत्री अश्विन वैष्णव के बीच भारत में AI और AI बेस्ड सॉल्यूशन को लेकर बातचीत भी की। पिचाई ने IT मंत्री अश्विनी वैष्णव के साथ बातचीत के दौरान कहा कि कुछ ऐसा बनाना आसान है जो पूरे देश में फैला हो और यही वो अवसर है जो भारत के पास है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। नए साल पे आएगा 1000 रुपए का नोट, 2000 का नोट होगा बंद, सरकार ने दी ये बड़ी जानकारी। जी हाँ दोस्तों, क्या आपके पास भी सोशल मीडिया के जरिए कोई ऐसा मैसेज आया है कि नए साल पर 1000 रुपए का नोट आएगा और 2000 का नोट बंद हो जाएगा? अगर इसका जवाब हाँ है तो आप ये खबर जरूर जान लीजिए। दरअसल दोस्तों, केंद्र सरकार की तरफ से पिछले दिनों पुष्टि की गई थी कि 2018-19 के बाद 2000 रुपए के नोटों की छपाई के लिए किसी तरह का नया मांग पत्र नहीं दिया गया है। इसके बाद सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे वीडियो में दावा किया जा रहा है कि 1 जनवरी 2023 से 1000 रुपए के नोट वापस आ रहे हैं और इस दावे में यह भी कहा जा रहा है कि इसके साथ ही 2000 रुपए के नोट बैंक वापस लौट जाएंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि यह दावा सच नहीं है। दोस्तों ऐसी किसी भी खबर से अपडेट रहना जरूरी है जिसमें गलत दावा किया जा रहा हो। आपको बता दें कि 2000 रुपए के नोट को वापस लेने और 1000 रुपए के नोटों को फिर से पेश करने की सरकार की कोई योजना नहीं है। आपको बता दें कि सरकार ने डिमोनेटाइजेशन के तहत नवंबर 2016 में 1000 रुपए के नोटों को बंद कर दिया था और इसकी जगह RBI की तरफ से 2000 रुपए का नोट जारी किया गया था। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। 28 दिनों के भीतर इंग्लैंड से भारत लाया जा सकता है नीरव मोदी। PNB घोटाले के आरोपी के बचने के सारे रास्ते बंद। जी हाँ दोस्तों, भारतीय बैंकों के हजारों करोड़ रुपए लेकर फरार होने वाले नीरव मोदी को लेकर सरकार ने राज्यसभा में बताया कि वो इंग्लैंड में अपनी कानूनी लड़ाई हार चुका है और अब उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं बचा है। यदि कोई और राहत नहीं मिलती है तो उसे अगले 28 दिन के अंदर भारत वापस लाया जा सकता है। इससे पहले नीरव मोदी इंग्लैंड में अपनी कानूनी लड़ाई लड़ चुका है और हार चुका है और अब उसके पास प्रत्यर्पण को टालने का कोई रास्ता नहीं बचा है। फरवरी 2017 में केंद्रीय जांच ब्यूरो ने नीरव मोदी की जांच शुरू की थी। CBI ने ये जांच पंजाब नेशनल बैंक की शिकायत पर शुरू की थी जिसने आरोप लगाया था कि नीरव मोदी और उसके सहयोगियों ने षड्यंत्र पर विदेशी आपूर्तिकर्ताओं के लिए फर्जी भुगतान पत्र बनवाए और 270 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की। पंजाब नेशनल बैंक के नुकसान की संभावित राशि 11,000 करोड़ रुपए तक हो सकती है। वहीं दोस्तों पंजाब नेशनल बैंक के आग्रह पर प्रवर्तन निदेशालय भी धोखाधड़ी के इस मामले में नजर रख रहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। श्रीलंका पाकिस्तान के बाद अब बांग्लादेश की इकोनॉमी पर खतरा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बांग्लादेशी सरकार के विरोध में और प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे को लेकर दसियों हजार लोग ढाका में सड़कों पर उतर रहे हैं और इस देश में बढ़ते राजनीतिक तनाव, जीवन जीने की बढ़ती लागत और देश की नाजुक अर्थव्यवस्था के बीच प्रदर्शनकारियों ने
चुनाव कराने की मांग कर डाली है। और ये एक ऐसे देश की हालत है जो कोविड महामारी के दौरान भी विकास के पथ पर बढ़ता रहा था और जिसने इस रफ्तार को बनाए रखा था। अचानक ऐसा क्या हुआ कि इस देश को अपनी हिचकोले खाती अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के लिए बीते महीने नवंबर में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से मदद की गुहार लगानी पड़ी। IMF ने इस देश की मदद के लिए हामी भर दी है और वो इस देश को $4.5 बिलियन यानी कि 37,000 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद मुहैया कराने जा रहा है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पाकिस्तानी सेना पर हुआ हमला, सूबेदार मेजर समेत 9 सैनिक बनाए गए बंधक। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान की सेना के कई जवानों और पुलिसकर्मियों पर हमला हुआ है और इस हमले में कई पाकिस्तानी सैनिकों और पुलिसकर्मियों की मौत हो गई है और इसकी संख्या अभी स्पष्ट नहीं हो सकी है। 9 सैनिकों को बंधक बना लिया गया है। यह हमला रविवार को तालिबान के जुड़वा तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने किया है और रविवार को पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम में स्थित खैबर पख्तूनख्वा में बन्नू छावनी में आतंकवाद विरोधी विभाग पर यह हमला हुआ। जानकारी के मुताबिक इस हमले में सेना के कई जवानों और पुलिसकर्मियों की मौत हो गई है जिनकी संख्या अभी स्पष्ट नहीं हो सकी है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। तालिबानी आतंकियों ने पाकिस्तान के काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट पर किया कब्जा। जी हाँ दोस्तों, बेहद बड़ी खबर पाकिस्तान से आ रही है। जिसका डर था वही हुआ। सांप को पालने वाले पाकिस्तान को सांप ने ही डस लिया है। अफगानिस्तान पर जब तालिबान ने कब्जा किया था तब पाकिस्तान बहुत खुश हुआ था। पाकिस्तान को लगता था कि वो तालिबान के सहारे भारत से जंग करेगा। हालांकि उसका ये सपना अब टूटता नजर आ रहा है। पाकिस्तान और तालिबान के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है और जानकारी के मुताबिक तालिबान ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया है। तालिबान आतंकवादियों ने रविवार को पाकिस्तान के आशांत खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के बन्नू जिले में हमला बोल दिया और एक काउंटर टेररिज्म सेंटर पर कब्जा कर लिया। पाकिस्तानी पुलिस के मुताबिक तालिबानी आतंकियों ने कई जवानों को बंधक बना लिया है और एक पुलिसकर्मी की मौत भी हो गई है। पाकिस्तान की पुलिस ने बताया कि आतंकवादियों ने छावनी में घुसपैठ की और वहां कैद वांछित आतंकवादियों को मुक्त करा लिया है और इस दौरान उन्होंने कुछ जवानों को भी बंधक बना लिया है। आतंकियों ने खतरनाक हथियारों से हमला किया है जिसमें हैंड ग्रेनेड और रॉकेट लॉन्चर भी शामिल हैं। CTD सुरक्षा कर्मियों को बंधक बनाकर परिसर के एक हिस्से को अपने नियंत्रण में ले लिया है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। 90 साल बाद फिर चीन पर आक्रामक हुआ जापान। 3 लाख करोड़ रुपए में चीन को बर्बाद करने वाली घातक मिसाइलें खरीदेगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि चीन नॉर्थ कोरिया और रूस से बढ़ते जोखिम से खुद को बचाने के लिए जापान आक्रामक नीति अपनाने के लिए रक्षा खर्च दोगुना कर रहा है। जापान की काउंटर स्ट्राइक कैपेबिलिटी को सबसे बड़ा बदलाव माना जा रहा है और जापान का लक्ष्य 10 सालों के अंदर देश के खिलाफ किसी भी हमले को बहुत पहले ही रोक देने की क्षमता हासिल करने पर है। काउंटर स्ट्राइक कैपेबिलिटी जापान की 1956 की उस नीति को खत्म कर देगा जिसके तहत दूसरे विश्व युद्ध में हारने के बाद जापान ने शांतिवादी संविधान अपनाया और बदले में अमेरिका ने जापान की सुरक्षा की जिम्मेदारी उठाई। जापान के संविधान के अनुच्छेद 9 के तहत वो किसी भी देश के साथ अपने विवाद को सुलझाने के लिए सैन्य शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता। जापान का कहना है कि देश पर मिसाइल हमले का खतरा मंडरा रहा है और मौजूदा इंटरसेप्टर मिसाइल डिफेंस सिस्टम उन्हें रोकने के लिए पर्याप्त नहीं है। देखा जाए तो नॉर्थ कोरिया ने इस साल अकेले 30 से ज़्यादा बार मिसाइलें लॉन्च की है और इनमें से एक मिसाइल जापान के ऊपर से गुजरी। चीन ने दक्षिण जापानी द्वीपों के पास बैलिस्टिक मिसाइलें दागी और दोस्तों इसी सब को ध्यान में रखते हुए अब आक्रामक हो गया है जापान और 3 लाख करोड़ रुपए में चीन को बर्बाद कर देने वाली घातक मिसाइलें खरीद रहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। तवांग मठ के संतों का बड़ा बयान, बोले ये 1962 नहीं 2022 है। चीन ध्यान रखे, देश में मोदी सरकार है, वो किसी को नहीं बख्शेंगे। जी हाँ दोस्तों, तवांग में LAC पर भारतीय चीन सैनिकों के बीच यांगत्से में हुई झड़प के बाद बौद्ध मठ के लामाओं ने चीन को चेतावनी दी है। मशहूर तवांग मठ के लामा येशी खाबो का कहना है कि चीन इस बात का ध्यान रखे कि ये 1962 नहीं 2022 है और देश में PM मोदी की सरकार है। लामा येशी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी को नहीं बख्शेंगे। उन्हें भारत सरकार और भारतीय सेना पर पूरा भरोसा है जो तवांग को सुरक्षित रखेगी। लामा येशी ने कहा कि 1962 के युद्ध के दौरान तवांग मठ के भिक्षुओं ने भारतीय सेना की मदद की थी और चीनी सेना भी मठ में घुस गई थी लेकिन उन्होंने किसी को चोट नहीं पहुंचाई। दरअसल तवांग पहले तिब्बत का हिस्सा था और चीनी सरकार ने
तिब्बत पर कब्जा कर लिया था, तो चीन का दावा है कि तवांग भी तिब्बत का ही हिस्सा है, लेकिन तवांग भारत का अभिन्न अंग है। चीनी सरकार हमेशा दूसरे देशों के इलाके के पीछे भागती है और ये पूरी तरह से गलत है। लामा खाओ ने यह भी कहा कि हमें चीनी सैनिकों से हुई झड़प की चिंता नहीं है, क्योंकि भारतीय सेना सीमा पर है, इसीलिए हम यहाँ शांति से रह रहे हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। चीन को विदेश मंत्री एस जयशंकर की दो टूक, एलएसी पर एक तरफा बदलाव संभव नहीं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि तवांग में चीन की सेना के साथ हुई झड़प के बाद भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन को दो टूक जवाब दिया है और उन्होंने कहा है कि वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि एलएसी पर एक तरफा बदलाव संभव नहीं है। चीन पर राहुल गांधी के बयान का जिक्र करते हुए विदेश मंत्री ने कहा कि उनकी टिप्पणी विश्वसनीय नहीं है। सैनिकों को सीमा पर जाने का आदेश राहुल ने नहीं बल्कि भारत के प्रधानमंत्री ने दिया है। हम चीन को एक तरफा एलएसी में बदलाव नहीं करने देंगे। ये बातें विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक इंटरव्यू में कही। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पीएम मोदी पर विवादित बयान देने वाले बिलावल भुट्टो को पाकिस्तानियों ने ही लताड़ा, जमकर सुनाई खड़ी खोटी। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो अपनी जहरीली जुबान के लिए जाने जाते हैं। वो जब भी कुछ बोलते हैं भाषा नफरत भरी होती है। हाल ही में उन्होंने पीएम मोदी को लेकर एक विवादित बयान दिया था, जिसकी हर तरफ आलोचना हो रही है। बिलावल भुट्टो को भारत में तो लताड़ा जा ही रहा है, लेकिन पाकिस्तानियों ने भी उनके द्वारा पीएम मोदी पर की गई टिप्पणी पर उन्हें खड़ी खोटी सुनाई है। भारत में पाकिस्तान के उच्चायुक्त रहे अब्दुल बासित ने बिलावल के बयान को गलत माना है। उन्होंने कहा है कि वो इसे परिपक्व और समझदारी भरी टिप्पणी के रूप में नहीं देखते हैं। उन्होंने अपने वीडियो ब्लॉग में कहा कि मैं डिप्लोमेसी के आईने में इसे सही नहीं मानता। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और विदेश मंत्री का इस तरह से कहना डिप्लोमेसी में ठीक नहीं माना जाता है। अब्दुल बासित ने आगे कहा कि मैं कहूँ या कोई आम आदमी कहे तो चल भी जाता है, क्योंकि लोग आवेग में आकर कह देते हैं, लेकिन विदेश मंत्री का इस स्तर पर जाना ठीक नहीं है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। चीन से लगती जमीनी सीमाओं की निगरानी के लिए नौसेना की मदद ले रही है आर्मी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि भारत अब चीन से लगती विवादित सीमा पर निगरानी लगातार बढ़ाता जा रहा है और इसके लिए सेना ने अपनी क्षमताओं में इजाफा किया है। खासकर जमीन से लगते संवेदनशील बॉर्डरों पर दुश्मन की अतिक्रमण की कोशिशों को नाकाम करने के लिए भारतीय सेना अब नौसैनिक साजो सामान का भी इस्तेमाल कर रही है। रिपोर्ट्स की माने तो भारतीय सेना इस वक्त नौसेना के जिन उपकरणों का इस्तेमाल कर रही है, उनके जरिए बॉर्डर पर चीन के सैनिकों के जुटाव से लेकर उनके इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने पर भी नजर रखी जा रही है। मौजूदा समय में नौसेना ने चीन से लगती सीमा पर अपने P-8I लॉन्ग रेंज पेट्रोल एयरक्राफ्ट और हैवी ड्यूटी सी गार्जियन ड्रोन्स तैनात किए हैं और इन एयरक्राफ्ट के जरिए नौसेना आमतौर पर समुद्र और महासागरों में लंबी दूरी तक निगरानी रखती है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अमेरिका चीन की नकल से नहीं होगा विकास, मोहन भागवत बोले, ये देश की संस्कृति के आधार पर होगा। जी हाँ दोस्तों, भारत फिलहाल विकसित राष्ट्र की श्रेणी में है। हालांकि बार बार दावा किया जाता है कि देश तेजी से विकास के रास्ते पर बढ़ रहा है और इन सब के बीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने बड़ा बयान दिया है। मोहन भागवत ने साफ तौर पर कहा है कि चीन और अमेरिका की नकल करने से भारत का विकास नहीं होगा। भारत को विकास के लिए खुद के बनाए रास्ते पर ही चलना चाहिए। मोहन भागवत ने साफ तौर पर भारत को अपना मॉडल अपनाने के लिए कहा है। और आपको बता दें कि मोहन भागवत मुंबई में एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे और इस दौरान उन्होंने ये बातें कही हैं। मोहन भागवत ने यह भी कहा है कि भारत को विश्व गुरु बनाने की दिशा में लगातार काम करने की ज़रूरत है और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि भारत का विकास कैसे संभव है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। दिल्ली में कोहरे की पहली सुबह, इन राज्यों में अब शीतलहर का भी होगा कहर। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली की सुबह कोहरे के साथ हुई, साथ ही राजधानी का पारा 6 डिग्री सेल्सियस तक गिरने के आसार हैं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने जानकारी दी है कि हिमाचल प्रदेश, राजस्थान जैसे राज्यों में शीतलहर की स्थिति बन सकती है। वहीं दक्षिण भारतीय राज्य तमिलनाडु में आने वाले दिनों में बारिश के आसार हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। जमात के खिलाफ घाटी के कई जिलों में एक साथ कार्रवाई, SIA ने अनेक संपत्तियों को कर लिया जब्त। जी हाँ दोस्तों, प्रतिबंधित जमात इस्लामी पर और शिकंजा कसते हुए गांदरबल, कुपवाड़ा, बांदीपोरा और बारामूला सहित कश्मीर के
कई हिस्सों में संस्था से जुड़ी संपत्तियों को राज्य जांच एजेंसी ने शनिवार को जब्त कर लिया है। संस्था के खिलाफ कई मामलों में जांच चल रही है। इससे पहले नवंबर के अंतिम सप्ताह में एसआईए ने कार्रवाई करते हुए अनंतनाग जिले में संस्था से जुड़ी 90 करोड़ की संपत्तियों को जब्त कर लिया था। इनमें कृषि भूमि, बगीचे, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, कार्यालय के साथ आवासीय ढांचे बनाए गए थे। यूओपीए की धारा 8 के तहत अनंतनाग के डीसी ने एसआईए की संस्तुतियों पर इन संपत्तियों को अवैध घोषित कर दिया है। इनमें एक कनाल 4 मरला जमीन में 2 मंजिला इमारत बनी है और इसमें फ्लाई ए आर्म ट्रस्ट का कार्यालय था। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बजट से पहले निर्मला सीतारमण का बड़ा बयान, नहीं बढ़ाया गया है टैक्स। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें जीएसटी परिषद की 48वीं बैठक खत्म हो गई है और इसके बाद इस बैठक में क्या क्या फैसले लिए गए हैं इसकी जानकारी दी गई। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बैठक को लेकर कहा कि जीएसटी काउंसिल की 48वीं बैठक में किसी भी वस्तु पर कोई टैक्स नहीं बढ़ाया गया है, कोई नया टैक्सेशन नहीं लाया गया है। जो कुछ भी किया गया है वो स्पष्टीकरण जारी करने के लिए किया गया है जहां व्याख्याओं की अस्पष्टता बनी हुई है। जीएसटी काउंसिल की 48वीं बैठक में कई फैसले लिए गए हैं। राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा ने जीएसटी परिषद की 48वीं बैठक खत्म होने के बाद लिए गए फैसले के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इनमें जीएसटी परिषद ने अनुपालन में की जा रही कुछ गड़बड़ियों को अपराध की श्रेणी से बाहर रखने पर सहमति जताई है और इसके साथ ही अभियोजन शुरू करने की सीमा को दोगुना कर 2 करोड़ रुपए करने का फैसला किया है। वहीं पान मसाला और गुटखा कारोबार में टैक्स चोरी को रोकने के लिए व्यवस्था बनाने पर भी कोई फैसला नहीं हो पाया। बैठक के बाद संजय मल्होत्रा ने कहा कि इस बैठक में ऑनलाइन गेमिंग और कसिनो पर जीएसटी लगाने पर चर्चा नहीं की गई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा की अध्यक्षता वाले मंत्रियों के समूह ने इस मुद्दे पर कुछ दिन पहले ही अपनी रिपोर्ट सौंपी थी और कम समय होने के कारण रिपोर्ट जीएसटी परिषद के सदस्यों को नहीं दी जा सकी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का बयान, कहा 2024 तक भारत की सड़कें होंगी अमेरिका जैसी। जी हाँ दोस्तों, भारत में सड़कों की स्थिति को लेकर फिक्की के 95वें वार्षिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि साल 24 के अंत तक भारत की सड़कों का बुनियादी ढांचा अमेरिका के बराबर हो जाएगा। इतना ही नहीं, उन्होंने बताया कि हम देश में विश्व स्तरीय सड़क ढांचा बना रहे हैं और आपसे वादा करते हैं कि साल 2024 के खत्म होने से पहले हमारा सड़क ढांचा अमेरिका के बराबर हो जाएगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि देश में रसद की लागत एक सबसे बड़ी समस्या है। वर्तमान के समय में ये 16% है और लेकिन लोगों से इसको लेकर वादा करते हुए उन्होंने कहा कि इसे घटाकर हम सिंगल डिजिट में 9% तक लेकर आएंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पीएम मोदी के त्रिपुरा दौरे को लेकर राज्य सरकार अलर्ट, बॉर्डर एरिया में सिक्योरिटी कर दी गई है टाइट। जी दोस्तों, पूर्वोत्तर राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 18 दिसंबर की यात्रा के मद्देनजर त्रिपुरा में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। त्रिपुरा में अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। पश्चिम त्रिपुरा के जिलाधिकारी देवप्रिय वर्धन ने बताया कि प्रधानमंत्री महाराजा वीर विक्रम हवाई अड्डे पर रविवार को दोपहर 2:25 पर पहुंचने की संभावना है और वहां से वह अगरतला के विवेकानंद मैदान जाएंगे। यहां उनके कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच एक रैली को संबोधित करने का कार्यक्रम है।